हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार पुनः हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टडी विद जी के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो आज की हमारी चर्चा का विषय रहेगा हमारी जो राजनीति विज्ञान विषय पर आधारित 1000 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी सीरीज चल रही है, उसका पार्ट नंबर 19 आपके समक्ष है, जिसमें हम महत्वपूर्ण सवालों के बारे में चर्चा करेंगे आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं को एक दृष्टि में रखते हुए। तो आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी की। यदि आपने पिछले सेंस पार्ट नहीं देखे तो आप उन्हें भी जरूर देखिएगा। आपको वो सभी पार्ट हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद जीके की प्लेलिस्ट पर आप जाइएगा, जहां आपको वहां पर सभी मिल जाएंगे। आज की क्विज का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा है ये। भारत ने कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए किस देश की सरकार को सुआसेरिया नामक एम्बुलेंस शुरू करने के लिए मदद की है? यानी भारत सरकार ने कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए किस देश की सरकार को सुआसेरिया नामक एम्बुलेंस शुरू करने में मदद की है? श्रीलंका सरकार को, बांग्लादेश की सरकार को, भूटान की सरकार को, म्यांमार की सरकार को? क्या होना चाहिए एक नंबर सवाल का राइट आंसर? आप कैसे करिएगा उत्तर को? आइए राइट आंसर को चेक करते हैं। ऑप्शन ए राइट होगा। भारत सरकार ने श्रीलंका सरकार को सुआसेरिया नामक एम्बुलेंस शुरू करने में मदद की है। ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा, श्रीलंका। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। 2 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा ये। भारत ने सागर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन नामक महत्वाकांक्षी नीति की शुरुआत कब की? यानी भारत ने सागर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन नामक महत्वाकांक्षी नीति की शुरुआत कब की? 2015 में, 2019 में, 2016 में, 2020 में? क्या होना चाहिए इस सवाल का राइट आंसर? आप गेस करिएगा उत्तर को। ऑप्शन आपके समक्ष रहे। भारत की सागर नीति कब लॉन्च हुई थी? आइए राइट आंसर को चेक करते हैं। ऑप्शन ए राइट हुआ। 2015 में नरेंद्र मोदी ने इसकी घोषणा की थी, भारतीय प्राइम मिनिस्टर, 2015 में। ऑप्शन ए राइट होगा। आइए, क्या है सागर नीति, इससे जुड़े और क्या महत्वपूर्ण फैक्ट है उनके बारे में आपकी एक नजर होनी चाहिए। हिंद महासागर क्षेत्र में विशेष रणनीतिक बढ़त को हासिल करने के लिए भारत ने वर्ष 2015 में एक रणनीतिक विजन सागर प्रस्तुत किया। यानी हिंद महासागर क्षेत्र में विशेष रणनीतिक बढ़त को हासिल करने के लिए भारत ने वर्ष 2015 में एक रणनीतिक विजन सागर प्रस्तुत किया, यानी सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। और वर्तमान में सरकार इसी रणनीतिक विजन पर कार्य कर रही है, मोदी सरकार। नेक्स्ट बात करते हैं सागर पहल। वर्ष 2015 में प्रधानमंत्री मोदी की मॉरिशस यात्रा के दौरान नीली अर्थव्यवस्था पर ध्यान केंद्रित करने के लिए गढ़ा गया एक सिद्धांत है। यानी क्या है सागर पहल? यह 2015 में गढ़ा गया था। कब? जब भारतीय प्राइम मिनिस्टर मॉरिशस की यात्रा पर थे, उस दौरान उन्होंने नीली अर्थव्यवस्था पर ध्यान आकर्षित करने के लिए इस सिद्धांत को प्रस्तुत किया था, इस नीति को प्रस्तुत किया था, सागर नीति को। यह भी आप फैक्ट नोट करिएगा। कब? 2015 में, और मॉरिशस की यात्रा के दौरान प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने। नेक्स्ट बात करें, यह एक समुद्री पहल है। सागर क्या है? एक समुद्री पहल है जो हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की शांति, स्थिरता और समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए हिंद महासागर क्षेत्र को प्राथमिकता देता है। यानी सागर पहल प्रमुख रूप से हिंद महासागर को एक दृष्टि में रखते हुए बनाई गई है। नेक्स्ट बात करें, यह विश्व के सभी देशों की नौसेनाओं और समुद्री सुरक्षा एजेंसियों के बीच सहयोग को तेज करने के लिए सहयोग प्राप्त करने का एक मंच होगा। यानी सागर है जो विश्व के सभी राष्ट्रों की नौसेनाओं और समुद्री सुरक्षा एजेंसियों के बीच सहयोग को तेज करने के लिए सहयोग प्राप्त करने का एक मंच भी होगा। साथ ही भारत की संपूर्ण क्षेत्र के लिए सुरक्षा प्रदाता की भूमिका निभाते हुए सागर पहल हिंद महासागर में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
और यह पहल हिंद महासागर क्षेत्रीय सहयोग संघ IORA इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन के सिद्धांतों के अनुरूप है। यानी कि यह पहल हिंद महासागर क्षेत्रीय सहयोग संघ IORA के सिद्धांतों के अनुरूप है। और इसकी स्थापना कब हुई थी मित्रों? इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1997 में। हिंद महासागर क्षेत्रीय सहयोग संघ IORA की स्थापना 1997 में हुई थी। यह भी आप फैक्ट नोट करिएगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। आपकी स्क्रीन पर रहा ये ग्रुप 4 उन देशों का समूह है जो कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता प्राप्त करने के लिए एक दूसरे का समर्थन करते हैं। उनमें निम्न में से कौन सा देश शामिल नहीं है? कहने का मतलब यह है कि ग्रुप 4 में इनमें से कौन सा देश शामिल नहीं है। ऑप्शन आपके समक्ष रहे जर्मनी, जापान, भारत और कनाडा। ग्रुप 4 उन देशों का समूह है जो कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता प्राप्त करने के लिए एक दूसरे का समर्थन करते हैं और उनमें निम्न में से कौन सा देश शामिल नहीं है? जर्मनी, जापान, भारत, कनाडा। क्या होना चाहिए इस सवाल का राइट आंसर? आप उत्तर को गैस करिएगा। तो आइए राइट आंसर को चेक करते हैं। ऑप्शन डी राइट होगा, कनाडा है जो इसमें शामिल नहीं है। कौन कौन शामिल है तो बात करते हैं। जर्मनी इसमें शामिल है, जापान शामिल है और भारत शामिल है और इसके अलावा ब्राजील है जो इसमें शामिल है। यानी यह 4 देशों का एक समूह है ग्रुप 4 जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता प्राप्त करने के लिए प्रयासरत है और एक दूसरे का समर्थन करते हैं। ब्राजील, जर्मनी, जापान, भारत और ब्राजील ये राष्ट्र ग्रुप 4 में शामिल है। ये आप नोट करिएगा। कनाडा इसमें शामिल नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। आपकी स्क्रीन पर रहा ये G4 समूह भारत, जर्मनी, ब्राजील और जापान ने मिलकर G4 नामक समूह बनाया है। ये देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के लिए एक दूसरे का समर्थन करते हैं। G4 समूह का मानना है कि सुरक्षा परिषद को और अधिक प्रतिनिधित्वपूर्ण, न्याय संगत एवं प्रभावी बनाने की जरूरत है। यानी ये इस बात पर बल देते हैं कि सुरक्षा परिषद को और अधिक प्रतिनिधित्वपूर्ण, यानी इसमें और देशों को शामिल किया जाए और इसे न्याय संगत और प्रभावी बनाया जाए। यह बात G4 ग्रुप की तरफ से की जा रही है। तो महत्वपूर्ण बात आपको यह ध्यान रखना है कि प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से कि इसमें 4 राष्ट्र शामिल है, भारत, जर्मनी, ब्राजील और जापान। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। 4 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा ये हाल ही में भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुना गया। 7वीं बार, 8वीं बार, 9वीं बार चुना नहीं गया। हाल ही में भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुना गया। 7वीं बार, 8वीं बार, 9वीं बार चुना नहीं गया। क्या होना चाहिए इस सवाल का राइट आंसर? आप गैस करिएगा राइट उत्तर को। ऑप्शन बी राइट होगा। हाल ही में भारत 8वीं बार UNSC का अस्थायी मेंबर चुना गया है 2020 में। लेकिन यह किस अवधि के लिए चुना गया है? तो भारत यह रहेगा 2021 से 2022 तक। इस अवधि के लिए भारत चुना गया है, 2 वर्ष के लिए अस्थायी मेंबर चुना गया है। यह आप नोट करिएगा। भारत 8वीं बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुना गया है। किस अवधि के लिए? 2021 से 2022 की अवधि के लिए, 2 वर्षों के लिए चुना गया है। ऑप्शन बी राइट होगा। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। हाल ही में भारत 8वीं बार सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य, नॉन परमानेंट मेंबर चुना गया है। भारत वर्ष 2021 से 22 के बीच सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के तौर पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगा। यानी भारत का कार्यकाल कब से कब तक रहेगा? 1 जनवरी 2021 से 31 दिसंबर 2022 तक भारत का कार्यकाल रहेगा, 2 वर्ष के लिए। और इससे पूर्व भी भारत 7 बार UNSC का मेंबर रह चुका है, यानी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य रह चुका है। सबसे पहले रहा था भारत 1950 और 51 की अवधि में,
उसके बाद 1967 और 68 की अवधि में, उसके बाद 1972 और 73 की अवधि में, उसके बाद 1977 और 78 की अवधि में, और उसके बाद 1984 और 85 की अवधि में, 1991 और 92 की अवधि में, और 2011 और 2012 की अवधि में। और वर्तमान में 8वीं बार भारत चुना गया है 2021 से 2022 की अवधि के लिए। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की बात करें तो अस्थायी मेंबर है टोटल 10 और स्थायी मेंबर है 5। ये भी आप नोट करिएगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। फाइव नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। मालाबार नौसैनिक युद्धाभ्यास किन देशों के मध्य संयुक्त रूप से आयोजित किया जाता है? ऑप्शन आपके समक्ष रहे ए, बी, सी और डी। भारत जापान जर्मनी के मध्य, भारत जापान ऑस्ट्रेलिया के मध्य, भारत जापान अमेरिका के मध्य, भारत जापान रूस के मध्य। मालाबार नौसैनिक युद्धाभ्यास किन देशों के मध्य संयुक्त रूप से आयोजित किया जाता है? ऑप्शन आपके समक्ष रहे ए, बी, सी और डी। यदि मित्रों आपको हमारे द्वारा किया जा रहा प्रयास अच्छा लग रहा हो तो आप इसे लाइक जरूर करिएगा और अपने मित्रों के साथ भी शेयर करिएगा। जो भी आपके पास व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम इत्यादि चैनल है वहां पर आप इसे शेयर करना नहीं भूलिएगा। आइए राइट आंसर को चेक करते हैं क्या होना चाहिए। ऑप्शन सी राइट हुआ। मालाबार नौसैनिक युद्धाभ्यास है जो भारत, जापान और अमेरिका के मध्य आयोजित होता है, इन 3 देशों के मध्य। ऑप्शन सी राइट होगा। मालाबार नौसैनिक अभ्यास भारत, अमेरिका और जापान की नौसेनाओं के बीच वार्षिक रूप से आयोजित किया जाता है और ये एक त्रिपक्षीय सैन्य अभ्यास यानी 3 देशों के मध्य आयोजित होता है और वार्षिक आयोजित होता है। मालाबार नौसैनिक अभ्यास की शुरुआत भारत और अमेरिका के बीच 1992 में एक द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास के रूप में हुई थी। यानी सबसे पहले यदि इस मालाबार युद्धाभ्यास की बात करें तो सबसे पहले 1992 में हुई थी, भारत और अमेरिका के मध्य हुई थी। लेकिन 2015 में जापान इसमें शामिल हो गया और उसके बाद ये एक त्रिपक्षीय सैन्य अभ्यास बन गया है। शुरुआत में इसमें केवल 2 राष्ट्र शामिल थे, भारत और अमेरिका। 1992 में इसकी शुरुआत होती है, लेकिन 2015 में जापान इसमें शामिल हो गया और उसके बाद ये त्रिपक्षीय सैन्य अभ्यास बन गया है। तो मालाबार युद्धाभ्यास भारत, अमेरिका और जापान की नौसेनाओं के मध्य वार्षिक रूप से आयोजित किया जाने वाला एक त्रिपक्षीय सैन्य अभ्यास है और वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया भी इसमें शामिल होने की होड़ में है। यानी ऑस्ट्रेलिया भी इस मालाबार नौसैनिक युद्धाभ्यास में शामिल होने की बात कर रहा है। मित्रों यह भी पॉइंट चर्चा में रहा है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि मालाबार नौसैनिक युद्धाभ्यास में कौन सा देश शामिल होने की पेशकश कर रहा है? उत्तर होगा ऑस्ट्रेलिया। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। 6 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा। ये चतुष्कोणीय सुरक्षा संवाद किन देशों के मध्य आयोजित होता है? ऑप्शन आपके समक्ष रहे ए, बी, सी और डी। चतुष्कोणीय सुरक्षा संवाद किन देशों के मध्य आयोजित होता है? आप कह सकते हैं कि क्वाड कंट्री है। क्वाड कंट्री में कौन कौन शामिल है? ऑप्शन ए भारत, जापान, जर्मनी, ब्राजील, भारत, जापान, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, भारत, अमेरिका, जापान, रूस, भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया। क्या होना चाहिए इस सवाल का राइट आंसर? आप गैस करिएगा राइट उत्तर को। चतुष्कोणीय सुरक्षा संवाद किन देशों के मध्य आयोजित होता है? आइए राइट आंसर को चेक करते हैं। ऑप्शन डी राइट होगा। जो क्वाड कंट्री है उनमें 4 राष्ट्र शामिल है। यानी चतुष्कोणीय सुरक्षा संवाद में कितने देश शामिल है? 4 राष्ट्र शामिल है, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। जिनमें से ये जो 3 राष्ट्र है इनके मध्य मालाबार नौसैनिक युद्धाभ्यास हो रहा है वर्तमान में। लेकिन ऑस्ट्रेलिया भी इसमें शामिल होने की पेशकश कर रहा है
और यह है चतुष्कोणीय सुरक्षा संवाद जो इन देशों के मध्य आयोजित होता है, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के मध्य। ऑप्शन आपका डी राइट होगा। इन्हें क्वाड कंट्री के नाम से भी जाना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। निम्नलिखित में से किस दिन विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है? 12 मार्च को, 13 मार्च को, 14 मार्च को, 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। कब? तो ऑप्शन डी राइट होगा। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष। ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा, ये किस देश की पहल से सार्क देशों द्वारा कोरोना वायरस से निपटने के लिए संयुक्त रणनीति बनाए जाने की घोषणा की गई? भारत द्वारा, बांग्लादेश द्वारा, मालदीव द्वारा, अफगानिस्तान द्वारा। किस देश की पहल से सार्क देशों द्वारा कोरोना वायरस से निपटने के लिए संयुक्त रणनीति बनाए जाने की घोषणा की गई? तो आइए राइट आंसर को चेक करते हैं। ऑप्शन ए राइट होगा, भारत की पहल पर। और सार्क कंट्री की बात करें तो इसमें वर्तमान में 8 देश शामिल है और सार्क का जो हेडक्वार्टर है नेपाल की राजधानी काठमांडू में है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। और इसकी स्थापना की बात करें तो 1985 में इसकी स्थापना हुई। ढाका घोषणा पत्र के साथ इसकी स्थापना हुई 8 दिसंबर 1985 को। और वर्तमान में 8 इसमें राष्ट्र शामिल है, जिसमें 7 राष्ट्र जो संस्थापक राष्ट्र है और 8वां शामिल हुआ था अफगानिस्तान 2007 में। ये भी आप फैक्ट नोट करिएगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। आपकी स्क्रीन पर रहा ये 9 नंबर सवाल। सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग करते हुए मणिपुर के एक मंत्री को राज्य मंत्रिमंडल से हटा दिया? भारत के सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग करते हुए मणिपुर के एक मंत्री को राज्य मंत्रिमंडल से हटा दिया है? अनुच्छेद 122, अनुच्छेद 137, अनुच्छेद 140, अनुच्छेद 142। क्या होगा 9 नंबर सवाल का राइट आंसर? आप उत्तर को गैस करिएगा। तो आइए राइट आंसर को चेक करते हैं। ऑप्शन डी राइट होगा। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 का उपयोग करते हुए मणिपुर के एक मंत्री को राज्य मंत्रिमंडल से हटा दिया है। ऑप्शन डी राइट होगा। क्या था मामला, आइए जानकारी प्राप्त करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए अनुच्छेद 142 का उपयोग करके मणिपुर के एक मंत्री को राज्य मंत्रिमंडल से हटा दिया है। यह मामला वर्ष 2017 में मंत्री चुनाव जीतने के बाद दूसरे दल में शामिल हो गए थे। यानी जो मंत्री था वह 2017 में चुनाव जीतने के बाद दूसरे दल में शामिल हो गया और 8 सितंबर 2017 को इस मामले की सुनवाई के दौरान मणिपुर उच्च न्यायालय के अनुसार उच्च न्यायालय किसी मंत्री के अयोग्य ठहराए जाने या सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लंबित याचिका की स्थिति में निर्णय लेने के लिए विधानसभा अध्यक्ष को निर्देश नहीं दे सकता। यानी कि यह मामला आखिरकार सुप्रीम कोर्ट में गया और मणिपुर के उच्च न्यायालय में गया और मणिपुर उच्च न्यायालय ने कहा कि जब इस मामले को लेकर याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है और इसलिए वह विधानसभा अध्यक्ष को इसके लिए विशेष निर्देश नहीं दे सकता है कि वह मंत्री दल बदल कर पुनः मंत्री बन गया, जिसका दूसरे मंत्रियों द्वारा कोर्ट में विरोध किया गया। यानी तब तक जो इतने साल ये मामला चला तब तक मंत्री पुनः एक बार मंत्री बन गया और हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और उसके तहत उसे बर्खास्त किया गया, उसे हटा दिया गया। आप इस स्लाइड को आसानी से पढ़ सकते हैं वीडियो को रोककर। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। आपकी स्क्रीन पर रहा ये केंद्रीय सूचना आयोग का नया मुख्य सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? केंद्रीय सूचना आयोग का नया मुख्य सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? विमल जुल्का, राहुल सचदेवा, राम त्यागी, मनोज भट्टाचार्य। क्या होगा 10 नंबर सवाल का राइट आंसर? आप उत्तर को गैस करिएगा।
तो ऑप्शन ए राइट होगा। विमल जुल्का को केंद्रीय सूचना आयोग का नया मुख्य सूचना आयुक्त बनाया गया है, नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए राइट होगा। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत केंद्रीय सूचना आयोग का गठन 12 अक्टूबर 2005 को किया गया था। और ये जो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 ये लागू कब हुआ, तो ये हुआ था 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ था। ये भी आप नोट करिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। केंद्रीय वित्त मंत्री ने 20 अप्रैल 2020 को नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किस बैंक की बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 5वीं वार्षिक बैठक में भाग लिया? बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 5वीं बैठक में भाग लिया। न्यू डेवलपमेंट बैंक, एशियाई विकास बैंक, विश्व बैंक, सिटी बैंक। केंद्रीय मंत्री ने वित्त मंत्री ने 20 अप्रैल 2020 को नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किस बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 5वीं वार्षिक बैठक में भाग लिया? तो राइट उत्तर का ऑप्शन ए न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसे आप ब्रिक्स बैंक भी कहते हैं, उसकी बैठक में भाग लिया था भारतीय वित्त मंत्री ने। आइए इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। इस बैठक में भारतीय वित्त मंत्री ने एक विश्वसनीय वैश्विक वित्तीय संस्थान के रूप में न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी एनडीबी द्वारा किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। न्यू डेवलपमेंट बैंक को ब्रिक्स बैंक के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसकी स्थापना ब्रिक्स सदस्य देशों के द्वारा, जिसमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिणी अफ्रीका है, द्वारा 2014 में स्थापित किया गया था। यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक को कब स्थापित किया था? 2014 में इसे स्थापित किया गया था, एनडीबी को, जिसे ब्रिक्स बैंक भी कहा जाता है मित्रों। और इसकी हाल ही में 5वीं वार्षिक बैठक आयोजित की गई है वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कोरोना काल में। आप इस स्लाइड को, वीडियो को रोककर आसानी से पढ़ सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। और इस बैंक का उद्देश्य क्या है? इस बैंक का उद्देश्य ब्रिक्स एवं अन्य उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं तथा विकासशील देशों में बुनियादी ढांचे एवं सतत विकास परियोजनाओं के लिए व्यापक संसाधन जुटाना, यह इसका प्रमुख उद्देश्य है। एनडीबी यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की पहली बैठक, जो वार्षिक बैठक है, कब आयोजित की गई थी? 2016 में चीन के संघाई शहर में आयोजित की गई थी मित्रों। यह भी आप फैक्ट नोट करिएगा। और हाल ही में जो 5वीं बैठक है वो नई दिल्ली में आयोजित की गई वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। तो आज की क्विज यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम और महत्वपूर्ण सवालों के साथ। धन्यवाद।